मुगल्स की तरह की, जिन्होंने उनके लिए एक टेरिटरी क्रिएट की थी। और फिर इकबाल जो थे, उन्होंने इनके अंदर एक सेंस ऑफ डेस्टिनी पैदा की थी। तो जिन्ना साहब जो हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान मूवमेंट को लीड किया और एक स्टेट क्रिएट की, तो उन्होंने ये तमाम तीनों चीजें जो हैं पाकिस्तानियों को दी। पाकिस्तानी उनको जो सिंपली कायद-ए-आज़म कहते हैं या कहता ग्रेटेस्ट लीडर कहते हैं, वो कहते हैं जी कि उनकी जो कोई भी अगर पाकिस्तान में किसी की पॉलिटिकल अफिलिएशन है, लेकिन वो आज भी समझते हैं कि कोई भी जिन्ना जैसा नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये इनकी जो पैदाइश से पहले ही इनके जो वालिद थे जिन्ना भाई पूंजा, वो गुजरात से कराची शिफ्ट हो गए थे। और इनकी जो फैमिली जो है वो ट्रेस करती है अपने जो डिसेंडेंट्स जो हैं उनको ईरान से, जो कि रिफ्लेक्ट करते थे शिया सुन्नी इस्माइली इन्फ्लुएंसेस। ही वाज बोर्न इन अ खोजा फैमिली, जो कि जिसको कि ख्वाजा कहते हैं, जो कि बड़े नोबल लोग होते थे। और इनकी फैमिली के जो डिसाइपल्स हैं वो हैं इस्माइली आगा खान से। और लेकिन बाद में वो कहते हैं जी कि जिन्ना साहब जो थे वो सुन्नी सेक्ट की तरफ फिर जो हैं वो चले गए थे और एक सुन्नी मुसलमान जो थे वो बन गए थे। ही वाज वन ऑफ 8 किड्स इन हिज फैमिली। और इन्होंने एजुकेशन ली थी सिंध मदरसातुल इस्लाम से। फिर इनको क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल इन कराची में दाखिला दिया गया था। इनको इनकी फैमिली ने लंदन भेजा 1893 में टू जॉइन ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग को। लेकिन वहां पे भेजा तो इनको बिजनेस के लिए था, लेकिन इन्होंने अपना बिजनेस छोड़ के और इन्होंने लिंकन्स ज्वाइन कर लिया था। और इन्होंने कहा था कि मैं लॉ स्टडी करना चाहता हूं। इन 1894 इन्होंने अपने नाम के साथ जो है जो इनका भाई आता था, क्योंकि आपको पता है कि सारे गुजराती जो हैं वो इसी तरह यूज़ करते हैं ना, धीरू भाई, ये जिन्ना भाई, पूजा भाई, तो ये इन्होंने, इनका भी नाम था मोहम्मद अली भाई, तो इन्होंने भाई हटा के बस अपना जो है अपने सर नेम से हटा दिया था। और 20 साल की उम्र में जनाब ये बैरिस्टर बन गए थे। इन 1896 ही बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू पास द एग्जाम ऑफ बैरिस्ट्री। जिन्ना साहब जो है वो कहते हैं जी कि मैंने लिंकन्स इन इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि जिस वक्त मैं लॉ के लिए इंग्लैंड के अंदर स्कूल्स ढूंढ रहा था, तो जब मैं लिंकन्स इन गया तो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनका नाम एंट्रेंस के ऊपर देखा। तो मैंने कहा इसी स्कूल में मुझे अब जो है वो दाखिला लेना है। और इसी जगह पे इंग्लैंड में इनके अंदर फिर पॉलिटिक्स के लिए पैशन आई और इन्होंने असिस्ट करना शुरू किया दादा भाई नारोजी को, जो कि फर्स्ट इंडियन एमपी थे इंग्लैंड के अंदर। ही रिटर्न टू इंडिया टू प्रैक्टिस लॉ एट बॉम्बे बार इन 1896। और इससे पहले ये इन्होंने एक स्टॉप ओवर लिया था कराची में, लेकिन इनको लगा कि बॉम्बे में जाके ये ज्यादा अच्छे जो है लॉ की प्रैक्टिस कर सकेंगे। और उस वक्त बॉम्बे के अंदर ही वॉज द ओनली मुस्लिम बैरिस्टर जो कि इतनी यंग एज में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। वो कहते हैं जी कि ये एक टिपिकल इंडियन नेशनलिस्ट थे और बड़ी बड़ी स्पीचेस करते थे और हिंदुस्तान को ब्रिटिश से आज़ाद करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी सब यूनाइटेड तौर पे ब्रिटिश जो हैं उनके खिलाफ काम करें। वंस इन अ बॉम्बे हाई कोर्ट इनको जो है ब्रिटिश जजेस इनसे जो है बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते थे और वो बार बार इनको इंटरप्ट करते थे। तो एक दफा इसी तरह एक ब्रिटिश जज, वो ना तो सिर्फ बार बार इनको इंटरप्ट कर रहा था बल्कि कॉन्स्टेंटली ये जो जिरा दे रहे थे उसके ऊपर बोलते जा रहे थे रबिश रबिश, इट्स ऑल रबिश। तो जिन्ना साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा योर ऑनर, आज सारे दिन से मैंने आपके मुंह से कोई जजमेंट नहीं सुनी, सिर्फ रबिश रबिश ही कहते हुए सुना। और आप सोच सकते हैं कि उससे जज को कितना गुस्सा आया होगा। सर चार्ल्स ओलिवेंट जो कि उस वक्त बैठे हुए थे वहां पे, वो इतने इनसे इंप्रेस हुए, ये जुडिशियल मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे, कि उन्होंने 1901 में इनको कहा कि आप मुझे ज्वाइन कर लें और मैं आपको, उस जमाने में सोचें 1940s में 1500 रुपीज पर मंथ में आपको दूंगा। जिन्ना साहब ने वो ऑफर जो थी वो डिक्लाइन कर दी और उन्होंने कहा इतने पैसे मैं एक दिन में कमा सकता हूं। और फिर उन्होंने प्रूव किया कि वो एक दिन में इतने पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। वो कहते हैं कि इनकी पर्सनालिटी इतनी ओवरवेलमिंग थी कि ब्रिटिश जो हैं वो थ्रेटेंड अपने आप को फील करते थे। और इनके उन्होंने बहुत दफा इनको कहा कि तुम जो गोरा साहब के खिलाफ बोलते हो, तुम्हारे ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा
कि तुमको जेल में डाला जाएगा, लेकिन ये कभी डरते नहीं थे। जो वाइस रॉय थे लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक वो आए थे, वो तो इनसे बात नहीं करते थे, वो इतना घबराते थे कि जरा में मुझे कहीं ये जो है हरा ही ना दें। लॉर्ड वेवल जो थे वो इनकी प्रेजेंस में अपने आप को इंतहाई अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो तो कहते थे कि ये इंतहाई हॉटी और एरोगेंट किस्म का आदमी है, इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं होता था जिन्ना साहब की जो बात होती थी उसका रीजनिंग की उनके, लेकिन सब रिकग्नाइज करते थे कि ये आदमी जो है इसकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं। एडविन मॉन्टेग जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने 1917 में जिन्ना साहब के बारे में लिखा कि जिन्ना इज एन एक्सट्रीमली क्लेवर मैन, इट इज outrage that such a man should have no chance to run the affairs of his own country. He was called a very handsome man. एक जो बायोग्राफी लिखी है जिसका के जिक्र वॉलपर्ट साहब ने भी किया है, जो कि बहुत बड़े ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, उन्होंने एक अमेरिकन प्रोफेसर के बारे में लिखा है कि वो कहते थे कि ये इंतहाई हैंडसम आदमी था। He had raven hair, a mustache, and he looked almost like Kitchener, lean as a rapier, sounded like Ronald Colman, dressed like Anthony Eden, and he was almost loved by all women at first sight. He was admired and envied by most men. ये उन्होंने लिखा जी। ब्रिटिश जनरल एक जो हैं उनकी बेगम ने एक जो डिनर हो रहा था शिमला में, उसमें जिन्ना साहब से मिलने के बाद अपनी माँ को इंग्लैंड में लिखा कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि जिन्ना के बारे में जो मैंने सुना था उससे मैं मिलूं। जब मैं मिली तो क्या ग्रेट पर्सनालिटी है, उसकी अंग्रेजी तो अंग्रेजों से भी ज्यादा अच्छी है, इतनी ब्यूटीफुल इंग्लिश बोलता है, और क्या जबरदस्त मॉडल्स की तरह के उसके मैनरिज्म है। क्लोथ्स जो है वो ड्यू मॉरियर के पहनता है, एक फिल्म स्टार लगता है, और जो इंग्लिश उसकी है वो तो बर्ड्स के स्पीचेस से भी बेटर हैं। इसको हिंदुस्तान का नेक्स्ट वॉइस रॉय होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत बड़ी जो एक पोइटस थी उसका न्यूयॉर्क टाइम्स जिक्र करता है, हिंदुस्तान की सरोजनी नायडू। वो कहती हैं जी कि वो बेतहाशा इनसे मोहब्बत करती थी, बड़ी इन्फैचुएशन थी उनको, लेकिन वो कभी इनको बता नहीं सकी थी। लेकिन उनको जिन्ना साहब से इतनी मोहब्बत थी कि उनकी मोहब्बत में पोइट्री लिखा करती थी, ऐसी पोइट्री जो कि मिल्स एंड बून के रोमांस में आपको नजर आएगी। वो कहते हैं जी कि ये इंतहाई वो उनके मुताबिक टॉल एंड स्टेटली थे, थिन, लैंग्वेड, लग्जूरियस थे, और बड़ी खूबसूरत इनकी वॉक थी, बड़े जबरदस्त कपड़े पहनते थे। कहा जाता है जी न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल के मुताबिक कि 200 हैंड टेलर्ड सूट्स थे। वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस्ड मेन इन द वर्ल्ड उस वक्त इनको का खिताब इनको दिया गया था। और वो कहते हैं जी कि सिर्फ दूसरे जो अच्छे बहुत हाईली ड्रेस्ड थे, सेकंड टू हिम वाज ओनली मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के वालिद साहब थे। इनकी बेटी डीना जो है वो कहती हैं जी कि ही वाज वेरी डैंडी एंड अ वेरी अट्रैक्टिव मैन, और बहुत एक्स्ट्रावेगेंट इनका टेस्ट होने के बावजूद भी, और ना सिर्फ ड्रेस में बल्कि अपनी रिहाइश में भी ये बहुत केयरफुल थे। डीना कहती हैं इनकी बेटी कि एक दफ़ा उनके वालिद साहब ने, जिन्ना साहब ने उनको कहा कि मुसलमान अगर 10 रुपए कमाते हैं तो वो उसको खर्च कर लेते हैं प्रिटी स्कार्फ खरीदने में और बिरयानी खाने में, जबकि हिंदू जो है पैसे सेव करते हैं। मुसलमानों को भी ये बात जो है वो सीखनी चाहिए। इन अर्ली 1930s जिन्ना साहब जो हैं वो एक बहुत ही, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली थी, और क्या उनका स्टाइल था। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जी कि एक लार्ज हाउस था हैम्पस्टेड लंदन के अंदर, ब्रिटिश शोफर था जो कि इनकी बेंटली गाड़ी चलाता था, और इंग्लिश स्टाफ था इनके घर में नौकर, और 2 कुक्स थे, एक इंडियन था एक आयरिश था। लेकिन फिर भी इनकी सिंप्लिसिटी देखें कि ये सिंपल खाना खाते थे, करी एंड राइस जो है, यानी कि दाल चावल खाते थे, और बिलियर्ड्स खेलने का बड़ा शौक था, सिगार्स पीने का बड़ा शौक था। बाय 1930s ये सोचें जरा कि किस कैलिबर का ये आदमी था, 40,000 रुपीज पर मंथ सिर्फ बार में ये कमाते थे, जो कि बेतहाशा पैसे हैं उस जमाने के हिसाब से। शायद नवाबों के पास इतना पैसा जो था वो होता था। और उनके जो अपोनेंट्स हैं गांधी भी, वो भी इनको टॉप लॉयर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो है वो मानते थे। ही हैड पैलेशियल हाउसेज इन हैम्पस्टेड इन लंदन, एक इनका घर मलाबार हिल्स में था बॉम्बे में, एक 10 औरंगजेब रोड न्यू दिल्ली में था, और ये जो घर था 10 औरंगजेब रोड पे, इसको तो एक ब्रिटिश डिजाइनर जो एडविन लुटियन था उसने डिजाइन किया था। अपनी जो फर्स्ट
فسٹ 2 اسپیچز انہوں نے کی تھی پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں 1947 میں, وہ یہ شو کرتی ہیں اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز کہ یہ ویسٹرن لبرل سوسائٹی کو اسلامک ہسٹری جو کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے جس طرح کی سوسائٹی کا ذکر کیا ہے اس کو ملا کے ایک سنتھسس کی طرح کی ایک سوسائٹی جو ہے یہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے تھے. 1938 میں انہوں نے کہا جی کہ جب پاکستان کی انہوں نے شروع کی بنانے کی دور جب شروع کی تو انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کو کہنا شروع کیا کہ ان کے نروز کے اوپر بے تحاشا سٹرین ہے اور بہت زیادہ ان ویل رہنا شروع ہو گئے تھے 1945 سے. ان کے جو ڈاکٹرز تھے ڈاکٹر جال پاٹل اور ڈاکٹر دنشاد مہتا, انہوں نے ان کو کہا بھی کہ تم اتنا زیادہ ہارڈ ورک مت کرو اینڈ ٹیک اٹ ایزی, لیکن اسٹرگل فار پاکستان ہیڈ بگن, اور انہوں نے کہا اب میں رک نہیں سکتا ہوں. اور ان کو بڑے بڑے خطاب دیے جاتے تھے, قائد اعظم تم ہماری نیا پار کرو گے, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو کئی دفعہ نائٹ ہوڈ کے لیے آفر کی گئی اور انہوں نے نہ کر دی. 1942 میں ان کی جو فیورٹ یونیورسٹی تھی علی گڑھ یونیورسٹی, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آنرری ڈگری آف ڈاکٹر آف لاز کی سے ایوارڈ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا جی میں ساری زندگی آئی ہیو لیوڈ لائک مسٹر جناح اینڈ آئی ہوپ آئی ول ڈائی ایز مسٹر جناح. اور ان کو یہ بڑے بڑے ٹائٹلز اور چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی. وہ کہتے تھے پلیز میرے نام کے ساتھ کوئی پریفکس نہ لگائیں, کوئی مجھے یہ بڑے بڑے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہر کوئی لیکن اس سے پیار کرتا تھا, بے شک اوپر بولتے نہیں تھے لیکن ان کے دشمن بھی ان کے چارم سے دور نہیں تھے. کچھ لوگ تو ان کو پیار کرتے تھے ان کی بہت زیادہ آزاد سوچ اور بہادری کی وجہ سے, لیکن کچھ لوگ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے ان کے ویسٹرن جو طریقے تھے اس کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ہر کوئی یہ ضرور کہتا تھا کہ ہی از اسٹریٹ فارورڈ, ہی از آنیسٹ, ہی از ان کمپرومائزنگ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خاکسار جو ہے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا جولائی 26 1943 میں نائف سے. وہ ان کے گھر میں جو بامبے میں تھا اس کے اندر آیا, اس میں ان کو زخمی بھی کیا. لوگ بہت بھڑک گئے لیکن انہوں نے اپنی جنتا کو کہا کہ بھئی آپ کام رہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. ایون گاندھی جو تھے وہ اتنے امپریس سے ان کی پرسنالٹی سے اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز کہ انہوں نے بھی ان کو قائد اعظم کہنا شروع کر دیا تھا ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. ماؤنٹ بیٹن جو تھے جب وہ وائس رائے بن کے آئے 1947 میں ہندوستان میں, تو جناح صاحب واز ڈائنگ, لیکن پھر بھی انہوں نے کسی کو یہ جو گریوٹی آف ہز النس تھی کسی کو دیکھنے نہیں دی. ماؤنٹ بیٹن نے بعد میں اپنے کنفیشنز میں لکھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ جناح صاحب مر رہے ہیں تو میں یہ سارے کا سارا جو ڈویژن آف سب کانٹیننٹ ہے اس کو میں ڈیلے میں ڈال دیتا اور پھر پاکستان کبھی بھی نہ بن سکتا. وہ کہتے ہیں جی کہ جناح صاحب نے چونکہ بہت ہی بیڈ ان کی ہیلتھ تھی لیکن پھر بھی بیسٹ پاسبل جو ہے وہ نیگوشیٹ ٹرمز کرنے کی کوشش کی اور 1947 میں ایک ایسا ملک بنایا جو کہ نظریے کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا. دنیا میں 2 ہی کنٹریز ہیں جو کہ آئیڈیا کی بنیاد پہ بنے ہیں, ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اور جناح صاحب جو تھے اس ملک کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے. حالانکہ جناح صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ہی دیمک کھایا ہوا ملک مجھے ملا ہے, جو میں چاہتا تھا وہ مجھے نہیں ملا, لیکن پھر بھی مسلم نیشن کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ یہ بنا ہے. انہوں نے کراچی کو کیپٹل کہا اور اپنی جو پہلی 2 اسپیچز کی اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہر کوئی اس ملک میں آزاد ہے, جیسے آپ سب پاکستانی ہیں, آپ اپنے مندر میں جانا چاہتے ہیں, مسجد میں جانا چاہتے ہیں, جہاں جانا چاہتے ہیں, آپ سب آزاد ہیں, آپ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت تک ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی. ہی واز سفرنگ فرام ٹی بی, اور یہ جو تھے لیکن پھر بھی اسموکنگ سے باز نہیں آ رہے تھے. ہی یوزڈ ٹو اسموک 50 cigarettes per day of his favorite and one of the most expensive cigarette brands of his time, Craven A. وہ اسموک کرتے تھے اور لیکن جو ہے کام کی وجہ سے آخر کار جو ہے ان کی ہیلتھ اتنی خراب ہو گئی کہ سپٹمبر 11 1948 کو ایٹ دا ایج آف 71 ہی ڈائیڈ. اور آج یہ آرٹیکل پڑھ کے میں کافی جو ہے بس ایموشنل ہو گئی.